Good morning students. In the last class we discussed equilibrium in physical and chemical processes. Now our next topic is law of chemical equilibrium. Students आपने पढ़ा था कि at equilibrium stage concentration of reactants and products do not show any change with time. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में कोई चेंज नजर नहीं आता. अब इस टॉपिक की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो इस लॉ को डिफाइन करने से पहले हमें एक टॉपिक समझना है पहले, जिसकी हेल्प से हम इसको डिफाइन करेंगे. वो टॉपिक है बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन. देखिए, फॉर एन एनी रिएक्शन, जैसे सपोज ये रिएक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम रेट लिखें, रेट एट विच आर रिएक्ट, कि कितनी स्पीड से आर रिएक्ट करेगा, वो किस पे डिपेंड होगा? डिपेंड्स ऑन एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स. रेट एट विच आर मीन्स रिएक्टेंट रिएक्ट्स is directly proportional to active mass of reactant. Active mass को हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Active mass means concentration of reactant. और concentration जो आपको यूज करनी है वो यूज करनी है molar concentration means molarity. और इस concentration को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? by putting a square bracket आउटसाइड द आर. आपको इसको अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, मीन्स ये किसके साइन है? मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ आर. तो एक्टिव मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इन टर्म ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट एट विच आर रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर. सिमिलरली अगर हम लिखें रेट एट विच पी रिएक्ट, जैसे कि बैकवर्ड रिएक्शन में कौन रिएक्ट करेगा? प्रोडक्ट. तो उसके लिए क्या होगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ पी. तो इसी को आप यूज करके, इसी लॉ को यूज करके हम अपना ये लॉ डिफाइन करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. तो देखिए अब आप कैसे डिफाइन करेंगे. कंसीडर अ जनरल रिएक्शन ए प्लस बी, दीज आर द रिएक्टेंट्स in equilibrium with product C and D. A और B कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? C और D. और जो प्रोडक्ट है C और D, they again combine and form A and B. तो reaction is in equilibrium at a particular state where concentration of reactant or product do not show any change with the passage of time. एक ऐसी स्टेज आएगी रिएक्शन में कि ना तो आपका और प्रोडक्ट बनेगा और ना ही आपके और प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स बनाएंगे. कांस्टेंट हो जाएगी इनकी कंसंट्रेशन. तो अब आप देखिए, अगर हम इस इक्वेशन पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं, फर्स्ट हम लगाएं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए. तो फॉरवर्ड रिएक्शन में देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कौन है? ए एंड बी. तो स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सिर्फ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी. प्रोडक्ट होगा इनका, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी. अब अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन देखें, देखो सबसे पहले अभी यही बात करते हैं. देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो यहां से कांस्टेंट लगता है के एफ. के एफ क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ये हो गई आपकी इक्वेशन 1. अब आप रेट लिखिए फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स है सी एंड डी, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी.
here proportionality sign change into KB. KB क्या होगा बेटा? वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. ये भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा. इक्वेशन 2. ये हमने सेपरेटली फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए रेट लिख लिया. देखिए अब आपको पता है एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो जो दोनों का रेट है अगर हम उसे इक्वेट करें एट इक्विलिब्रियम, तो अब आप यहाँ देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो यहां से इनके बीच में एक रिलेशन आएगा KF डिवाइड बाई KB. कॉन्स्टेंट्स आप एक वन साइड ले जाइए और कंसंट्रेशन अदर साइड. तो ये जो रेशो है, रेशो ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेशो ऑफ ये जो रेशो है, रेशो बिटवीन वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज KC. KC क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो यहां से अगर हम इसको लिखें तो आपके पास ये जो रिलेशन है किसके इक्वल आ गया? KC. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. KC equilibrium constant is defined as the ratio of velocity constant for forward reaction and velocity constant for backward reaction. This is a expression of law of chemical equilibrium. अगर आपका, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, अगर आपके इस रिएक्शन में यहाँ पर स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट्स हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट्स हैं, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन लिखोगे, डायरेक्ट एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स. जितने भी ये कोफिशिएंट्स होंगे ये उनकी पावर बन जाएगी. कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D की पावर C एंड D, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B की पावर A एंड B. सो नंबर ऑफ स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट्स जो है ये आपकी पावर हो जाएंगी. तो दिस इज अ कंप्लीट लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप देखिए अगर आपको किसी रिएक्शन के लिए ये लिखना है, सपोज आपकी रिएक्शन है PCl5 इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2. आपके पास है क्वेश्चन राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब आपको एक्सप्रेशन लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, तो आपका क्या फॉर्मूला है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. अब आप इस फॉर्मूले में जो इनकी स्टेट है, गैसियस स्टेट, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे? देखो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एग्जैक्ट, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इन गैसियस स्टेट, Cl2 गैसियस, PCl5 गैसियस स्टेट. तो आपको हर बार मोलर कंसंट्रेशन के लिए ये साइन यूज करना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट. और अगर आपके रिएक्शन में सपोज आपकी रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैसियस. अब आपको इस रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखना है KC के लिए, तो जो नंबर ऑफ स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं वो पावर हो जाएगी. जिसकी भी होगी वो उसी की कंसंट्रेशन के साथ पावर होगी. जैसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर 2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स H2 की पावर 3. तो इस तरह से आपको लिखना है. अब अगर आपके रिएक्शंस में गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इस कांस्टेंट को जो आपने लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, तभी आपने यहाँ यूज किया है C.
अगर आपको गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है और इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर आप इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर भी एक्सप्रेस कर सकते हो फॉर गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो आप देखिए इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म ऑफ प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड एज Kp और कंसंट्रेशन इज रिप्लेस्ड बाय पार्शियल प्रेशर। ध्यान रखना है ये सिंबल जो होगा कंसंट्रेशन का ये रिप्लेस हो जाएगा पार्शियल प्रेशर P से। तो वहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट रिएक्शन के लिए मैं आपको बता रही हूं इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 प्रोडक्ट डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, इस तरह से लिखेंगे। और अगर सेकेंड रिएक्शन के लिए लिखेंगे इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। तो अब जो कंसंट्रेशन है वो किससे रिप्लेस हो गया, पार्शियल प्रेशर से। तो सिंपल ब्रैकेट से आप इन्हें सेपरेट आउट करोगे और इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा Kp। तो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस करने के, मेजर करने के टू वेज हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू Kp एंड Kc। हेडिंग डालिए आप सब, रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। इसके लिए आप एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कीजिए जिसमें सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या हैं, गैसेस, और वो गैसेस कैसी हैं, आइडियल गैसेस। तो इसमें हमने एक रिएक्शन ली है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी हैं गैसेस। अब आप इस रिएक्शन के लिए अगर आप एक्सप्रेशन लिखते हैं Kc का तो आपके लिए क्या इक्वेशन होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू इट्स पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू पावर इफ इट इज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर हम Kp के लिए एक्सप्रेशन लिखें तो पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ C पार्शियल प्रेशर ऑफ D, ये तो हो गए प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखिए जो ये कंसंट्रेशन है उसको हम C से चेंज कर रहे हैं और सिंपलिसिटी के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, एक ड्राइव करने के लिए इनके बीच में रिलेशन बस उस टाइम पे कर रहे हैं, वैसे आपको नहीं करना। ये जो सिंबल है कंसंट्रेशन का इसको C से रिप्लेस कर रही हूं मैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D सेम बात है। अब आप यहाँ पे इस इक्वेशन की हेल्प से हम ये ड्राइव करेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन। देखो अगर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, P इज इक्वल टू nRT बाय V, N बाय V नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होती है, कंसंट्रेशन, तो P क्या आ गया, CRT। अब अगर गैस आइडियल है और हम ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए ये प्रेशर लिखे पार्शियल प्रेशर, तो A रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, CART, B रिएक्टेंट के लिए CBRT, इसी तरह से प्रोडक्ट जो है C और T उनके लिए क्या होगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आप इन पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज को अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो अब आपकी इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, Kp becomes equal to CRT की पावर C की पावर D CART पावर A B। देखिए इसमें हमें इस इक्वेशन में पार्शियल प्रेशर्स की जगह हमने ये इक्वेशन रख दी इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। अब आप देखिए इन दोनों टर्म्स में RT कॉमन है तो Kp किसके इक्वल आ गया, कंसंट्रेशन टर्म वन साइड ले जाइए तो कंसंट्रेशन ऑफ C इसके साथ भी आएगी पावर, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D। RT कॉमन है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी,
RT A प्लस B। समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही सेम आपका यहाँ होगा डिनोमिनेटर में, कंसंट्रेशन आप वन साइड ले जाइए, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। RT यहाँ पे भी कॉमन है, पावर ऐड हो जाएगी, A C यहाँ पे आएगा बेटा C प्लस D और यहाँ आएगा A प्लस B। अब आप देखिए इस पॉइंट को देखिए, ये वाली, ये जो यहां से ये एक्सप्रेशन है, ये आपका किसके इक्वल है बेटा, Kc। देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो ये हो गया Kc, किसके साथ रिलेट कर रहे हैं हम, Kp। अब यहाँ पे अगर दोनों डिवाइड में है, अपना बेस सेम है, तो RT C प्लस D माइनस A प्लस B सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पावर। अब C प्लस D क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और A प्लस B क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो एक रिलेशन आ गया आपका Kp और Kc में, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N। ये क्या आता है बेटा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी क्वेश्चन में आपको करना है, पहले आपको डेल्टा एन निकालना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको इन दोनों में से एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन होगी और दूसरी आपको कैलकुलेट करनी है। यूनिट के अकॉर्डिंग, प्रेशर की यूनिट के अकॉर्डिंग आपको आर की यूनिट फाइंड आउट करनी है। या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, या फिर आप दो ही वैल्यू रख सकते हैं इस इक्वेशन में। या तो आप रखेंगे 0.0821 एटमॉस्फेयर या 0.0831 बार, ये वाली यूनिट्स आप यूज करेंगे आर की। डेल्टा एन फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए इसमें, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा एन। अगर आपका डेल्टा एन है ही नहीं, अगर आपके किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, तो इन दैट केस Kp बिकम्स इक्वल टू Kc। ठीक है, अगर आपका ये प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव है, जीरो नहीं है, मोर देन ग्रेटर देन जीरो, तो उस केस में Kp इज ग्रेटर देन Kc। ठीक है, अगर ये फैक्टर आपका पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो इन दैट केस जो आपका Kp होगा ये Kc से ज्यादा होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें ये जो आपका पावर है ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा। अगर आपका डेल्टा एन नेगेटिव है, इन दैट केस Kp इज लेस देन Kc। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक क्वेश्चन करा रही हूं बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। ठीक है, अब आप देखिए यूनिट ऑफ Kp एंड Kc, यूनिट ऑफ Kp एंड Kc। अब अगर हम यूनिट देखते हैं तो आपके पास Kc क्या होता है बेटा, सिंपल फॉर्म में अगर लिखें, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो हम यूज करते हैं मोलर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की रेशो टू सम पावर, सपोज इसकी पावर A है और इसकी पावर B है, जर्नल लिख रहे हैं। अब कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर, और यहां पे है B कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर, तो Kc की यूनिट निकालनी है आपको, मोल्स पर लीटर। A माइनस B, A नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, B नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल्स लीटर डेल्टा N। अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे जीरो है, डेल्टा N जीरो है, तो Kc की कोई यूनिट नहीं होगी। अगर 1 है तो उसके अकॉर्डिंग यूनिट बन जाएगी। अगर यहाँ डेल्टा N 2 आता है तब आप यूनिट को चेंज कर लोगे, -1 है तो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगी। सिमिलरली Kp की यूनिट आप भी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करोगे, डेल्टा N।
तो ये आपकी यूनिट जो है इक्वेशन को देख के होगी। जिस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स जैसे चेंज हो रहे हैं वैसे ही आप उसके अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको जनरल फॉर्मूला लर्न रखना है यूनिट के लिए, केसी और केपी। किसी भी रिएक्शन में डेल्टा एन कैलकुलेट करके आपको यूनिट पता लगेगी केपी और केसी की। और प्रोडक्ट में आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट्स में कम है, तो उसके अकॉर्डिंग बनेगी, और रिएक्टेंट्स की ज्यादा है तो फिर वो माइनस में हो जाएंगी। तो ये आपको बनानी है। अब आप देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस रिलेशन केपी एंड केसी। अब आप देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 2 moles of NaCl in equilibrium with 2 NO and Cl2। आपको इस क्वेश्चन में Kc गिवन है एट दैट टेम्परेचर, फाइंड आउट Kp। तो अब आपको रिलेशन पता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N। पहले आप डेल्टा N कैलकुलेट कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने हैं 3 और रिएक्टेंट की साइड है 2, तो आपका कितना आ गया ये 1, RT की पावर 1। Kp आपको कैलकुलेट करना है, देखो Kc गिवन है मल्टीप्लाई R। जब भी आपको, अगर आपको Kp की यूनिट नहीं मेंशन है तो आप जो R की यूनिट है वो आप एटमॉस्फेयर या बार आप कोई भी रख सकते हैं। इसमें 0.0831 मल्टीप्लाई टेम्परेचर पावर 1, तो ये 1 है तो यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा बेटा। अगर -1 होगा तो आपकी ये डिवाइड में आ जाएगी। इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है ध्यान से। तो आप इसको सोल्व कीजिए और जो भी आंसर रहेगा आपका, तो वो आपका क्या आंसर होगा केपी का। तो जो आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन में केपी, वो आंसर है 3.3 इंटू 10 की पावर -4 जब आप इसको सोल्व करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड आपको एक वैल्यू गिवन होगी, दूसरी आपको कैलकुलेट करनी है। बस इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस्ड इक्वेशन से डेल्टा एन जो है ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है, बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना है, तभी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ये। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। फर्स्ट देखिए, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी भी एक रिएक्शन के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे ही आप उस रिएक्शन को दूसरी टेम्परेचर कंडीशन पे लेके आओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज विद चेंज ऑफ टेम्परेचर बट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। कोई भी एक रिएक्शन जो होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वैल्यू जो होगी वो एक फिक्स वैल्यू होगी। जैसे ही आप इस रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आप इस रिएक्शन में उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफेक्ट नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। को ध्यान रखना है बेटा, rate of the reaction, speed of the reaction depends on the concentration of reactants and product but equilibrium constant not depends on the concentration of reactants and product but it is a temperature dependent। ये आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखिए नेक्स्ट, आपको कोई भी रिएक्शन गिवन है और उसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है Kc। अब इस रिएक्शन में कुछ चेंजेस करें और उसके बाद हम न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस करें तो क्या रिलेशन होता है देखिए। अगर इस कंप्लीट रिएक्शन को 2 से डिवाइड करें तो अब आप देखिए, डिवाइडेड बाय 2, 1/2 N2 3/2 H2 इन इक्विलिब्रियम विद 1/2 NH3। जब भी इक्वेशन 2 से डिवाइड होगी तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc डैश होगा स्क्वायर रूट ऑफ Kc। क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ Kc। अगर मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2N2 6H2 इन इक्विलिब्रियम विद 4NH3 तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kc स्क्वायर, तो पावर हो जाएगी। ठीक है, अगर पूरी रिएक्शन को रिवर्स कर दे, ऑपोजिट कर दे, रिवर्स कर दे, 2NH3 इन इक्विलिब्रियम विद N2 + 3H2
तो अगर रिएक्शन रिवर्स होती है तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1/Kc। ठीक है। और एक और आपका पार्ट है कि अगर आपकी कोई रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो, 2 स्टेप्स में हो जाए रिएक्शन अगर, तो दोनों रिएक्शंस के लिए स्टेप 1 के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 और स्टेप 2 के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है K2। आपको ओवरऑल रिएक्शन के लिए लिखना है तो प्रोडक्ट होगा K1 मल्टीप्लाई K2। चेंजेस होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए अगर गिवन रिएक्शन को डिवाइड कर दें 2 से तो न्यू कांस्टेंट होगा स्क्वायर रूट ऑफ Kc, मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो K स्क्वायर, रिवर्स कर दें अगर रिएक्शन तो 1/K। और अगर 2 स्टेप्स में रिएक्शन है और ओवरऑल रिएक्शन के लिए लिखना है तो आपका जो ओवरऑल रिएक्शन के लिए Kc होगा वो होगा जो प्रोडक्ट होगा उन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ईच स्टेप का प्रोडक्ट ऑफ K1 एंड K2। तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और एक आपको ध्यान रखना है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये वैल्यू कैटलिस्ट डालने से चेंज नहीं होगी। कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैटलिस्ट का आपकी इस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैटलिस्ट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली, बट इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन वैल्यू इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट है बेटा ये। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे है ये देखिए, क्वेश्चन देखिए। अब एक क्वेश्चन देखिए, आपको ये रिएक्शन गिवन है और आपको रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू गिवन है 49। आपको अब एक नेक्स्ट रिएक्शन दी हुई है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको चेंज करके आपको इस रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू लिखनी है। तो अब आप देखेंगे कि इस इक्वेशन से ये जो इक्वेशन बनी है ये क्या क्या चेंजेस हुए इसमें। देखिए फर्स्ट रिएक्शन रिवर्स भी हुई है और रिएक्शन डिवाइड भी हुई है 2 से, दो फैक्टर एक साथ लगे हैं। तो अब आप कैसे करेंगे 1 बाय 1 दोनों स्टेप्स को अलग अलग करके। देखिए बहुत ईजी है, पहले आप रिएक्शन को रिवर्स कीजिए। देखो अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी दिस वन। रिवर्स रिएक्शन के लिए Kp हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा अगर रिएक्शन रिवर्स होती है 1/49। अब इस रिएक्शन को डिवाइड करेंगे 2 से, तो अब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी इक्वेशन ये आएगी। आपको इस इक्वेशन के लिए निकालना है Kp, यही गिवन था। तो अब आपके पास ये रिएक्शन से आपने ये चेंज किया है, तो अगर आप इस रिएक्शन को डिवाइड करेंगे 2 से तो स्क्वायर रूट ऑफ बाय 49, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/7। तो दोनों स्टेप्स 1 बाय 1 करने हैं और दोनों स्टेप्स के लिए अलग अलग लिखना है। देखो पहले हमने किया इस रिएक्शन को रिवर्स, तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया 1/49। फिर जो न्यू रिएक्शन थी उसको हमने डिवाइड किया 2 से, तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया 1/49 है जो उसका स्क्वायर रूट। तो ईच स्टेप के लिए आप अलग अलग लिखेंगे। लास्ट में जब आपकी वो रिएक्शन आ जाएगी जिसके लिए आपको निकालना है तो फिर आपका वही आपका आंसर होगा। हर स्टेप के लिए आप अलग अलग फॉलो करेंगे। अगर आपने रिवर्स किया तो आपने डिवाइड कर दिया जो आपको वैल्यू गिवन थी, फिर आपने उस रिवर्स रिएक्शन में डिवाइड किया 2 से तो फिर आपने स्क्वायर रूट कर दिया। तो इस तरह से आपके 2 स्टेप्स भी एक साथ गिवन हो सकते हैं, क्वेश्चन में ध्यान से करना है। नेक्स्ट अब आप एडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए जब भी टेम्परेचर का हम इफेक्ट पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में 2 टाइप की रिएक्शंस आती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स में लास्ट में कराया था स्पॉन्टेनिटी में कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। यही टॉपिक अब आप इसका एग्जैक्ट रीजन जो है इस पार्ट 1 में फिर से करेंगे। एक आप प्रिंसिपल पढ़ेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल, वहां आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी हम इसको यहाँ अप्लाई करेंगे जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। अब आप देखिए अगर हमें इफेक्ट पढ़ना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का टेम्परेचर के साथ, तो हमें सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए कि वो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर देखो अगर हम सबसे पहले केस करते हैं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक रिएक्शन ली N2, यही वाली रिएक्शन जो भी क्वेश्चन किया था जिसपे, इसमें ये आपकी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट नहीं होगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, Kf डिवाइड बाय Kb। अगर रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा तो K की वैल्यू बढ़ेगी, अगर ये डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डिक्रीजेस, वैल्यू डिक्रीज होगी। रीजन क्या होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये डिक्रीज होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो K भी डिक्रीज होगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पे फेवर्ड है ये रिएक्शन। तभी टेम्परेचर हाई करने से रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट नहीं होगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कम बनेगा, तो K की वैल्यू डिक्रीज होगी। और फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन विल बी मोर फेवरेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे एक रिएक्शन है और ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे और रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा शिफ्ट होगी तो Kf की वैल्यू बढ़ेगी। Kf बढ़ेगा तो K इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक में K की वैल्यू इंक्रीज होती है और एक्सोथर्मिक में डिक्रीज होती है। तो अगर आपको कोई इफेक्ट पूछ रहा है टेम्परेचर का तो आपको जर्नल लिखना है दोनों के लिए। अगर आपको रिएक्शन गिवन है तब आप बता सकते हो, अगर आपको रिएक्शन का पता है कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, तो फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन आप बता सकते हो कि यस दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक, सो विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस। और एंडोथर्मिक में क्या होगा बेटा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रिएक्शन विल बी मोर फेवरेबल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, so Kf increases, K increases. But if reaction is exothermic, then with increase of temperature, reaction favored in backward direction, so Kb value increases, Kf decreases, तो K decreases। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है, डिपेंड करता है रिएक्शन की टाइप पे। हम एक जनरल बिहेवियर नहीं कह सकते कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सभी रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर के साथ इंक्रीज ही होता है या डिक्रीज होता है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। नेक्स्ट अब आप देखिए इसमें, अब आप देखिए टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। टू टाइप का होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस मींस सेम फॉर्म, इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आर इन सेम फॉर्म तो वो आपका होगा होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी गैस फेस में, इन दोनों रिएक्शंस में, तो ये आपके हो गए होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। अब एक आपके पास होते हैं हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, इसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फेस, या तो वो सॉलिड फेस में होगा या लिक्विड फेस में। अब इन केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन लिखोगे तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड टेकन एज यूनिटी, आप उनकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं करोगे, उनकी कंसंट्रेशन होगी यूनिटी। ओनली गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को आप उस एक्सप्रेशन में लिखोगे, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन आप करते हो और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन लिखना है फॉर हेटेरोजेनियस रिएक्शंस, तो आप इसके एक्सप्रेशन में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन को नहीं मेंशन करोगे। नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ आप गैसियस रिएक्टेंट के कैलकुलेट करोगे। जब भी आप डेल्टा एन फाइंड आउट करोगे तो ओनली फॉर गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो आप इस रिएक्शन के लिए आप अगर एक्सप्रेशन लिखते हो Kc का, तो आपको क्या लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में आपका, अगर आपको पहले मैं कंप्लीट लिखती हूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड CO2 डिवाइड बाय
कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। बट जैसे कि मैंने आपको बताया प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड टेकन एज यूनिटी, तो ये और ये आपका कंसीडर नहीं होगा। तो आपके लिए सिर्फ ओनली एक्सप्रेशन होगा ये CO2 गैसेस पावर 1 बस। तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है, ये ऑप्शन टिक नहीं करना। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा है, तो आपको ये बताना है। ध्यान रखना है उसमें स्टेट सॉलिड और लिक्विड कंसीडर नहीं करने। सिमिलरली अब आप इस रिएक्शन के लिए डायरेक्ट लिखिए एक्सप्रेशन फॉर Kc, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड नॉट कंसीडर। तो अब ये सॉलिड है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो सिर्फ H2 की आएगी, H2 की पावर 4 डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में भी चेक करना है कि कोई सॉलिड और लिक्विड तो नहीं है, ये सॉलिड है तो ओनली गैसियस, रिएक्टेंट पावर 4। तो ये आपका एक्सप्रेशन रहेगा Kc के लिए। तो इस तरह से हेट्रोजीनियस रिएक्शंस में आपको ये कंसीडर नहीं करने। अब इसका रीजन देखिए कि व्हाई वी नॉट कंसीडर्ड प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड कंसंट्रेशन व्हाइल एक्सप्रेसिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका रीजन क्या है देखिए कंसंट्रेशन मींस ये जो सिंबल है कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड्स, आप सबको पता है कंसंट्रेशन मींस नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम जो सॉलिड की होगी, ठीक है, वॉल्यूम लिखते हैं सिंपल। अब नंबर ऑफ मोल्स N बाय V वॉल्यूम। N क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मैंने वॉल्यूम को मास के नीचे रखा है। मास डिवाइड वॉल्यूम क्या होगा बेटा, डेंसिटी डिवाइड बाय मोलर मास। जब भी हम प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की बात करेंगे तो उनकी डेंसिटी फिक्स होगी और मोलर मास भी फिक्स होगा। तो ये दोनों फिक्स हो गए तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तभी हम जो कंसंट्रेशन को है वो हम यूनिटी रख रहे हैं, उसको कंसीडर नहीं कर रहे। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड टेकन एज यूनिटी। तो ये आपका रीजन रहेगा इस केस में। नेक्स्ट देखिए अब इसकी कुछ एप्लीकेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि इसकी वैल्यू की हेल्प से हम रिएक्शन से क्या क्या डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हम इसको देख के रिएक्शन की स्पीड को बता सकते हैं कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है या प्रोडक्ट की, कि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुई है या फिर कंप्लीट होने वाली है। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को देख के बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि अभी आपकी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है तब इक्विलिब्रियम आया है, या फिर रिएक्शन मिड तक आ चुकी है, या फिर कंप्लीट होने वाली है। तो इसकी कुछ एप्लीकेशन पार्ट्स देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशन है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को देख के हम बता सकते हैं कि रिएक्शन आपकी किस स्टेज पर आ चुकी है, एट इक्विलिब्रियम स्टेज की कहां तक आ चुकी है। जैसे अगर लार्ज वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ग्रेटर देन 10 की पावर 3, इट मींस फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवरेबल। आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा फेवरेबल है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, की ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है। अगर हम दोनों की कंपेयर करें इक्विलिब्रियम पे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो कंप्लीट होने वाली है ऑलमोस्ट रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेज। जैसे कुछ दो रिएक्शंस मैंने लिखी हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपकी देखिए कितनी ज्यादा है, 10 की पावर 18, 10 की पावर 31, ग्रेटर देन 10 की पावर 3 है बस। तो बहुत ज्यादा वैल्यू है, इट मींस ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है जब इक्विलिब्रियम स्टेज आती है। H2 और Br2 और H2 और क्लोरीन की जो अमाउंट है वो बहुत कम होती है एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब अगर आपकी इंटरमीडिएट वैल्यू है किसी रिएक्शन के लिए 10 की पावर -3 टू 10 की पावर 3, इट मींस रिएक्शन में ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एट इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे आपकी इस रिएक्शन के लिए Ki फॉर्मेशन के लिए K गिवन है 57, तो आपका ये थोड़ा सा बिलो, ठीक है, 100 से लेस है 1000 से, ठीक है, लेस है 57 और 10 की पावर -3 इससे ज्यादा है, तो बीच की रेंज में है, तो आपकी ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन बराबर है एट इक्विलिब्रियम स्टेट।
अगर बहुत ही कम वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, लेस देन 10⁻³ इट मींस अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई है, फॉरवर्ड में फेवरेबल नहीं है, बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर फेवरेबल। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है प्रोडक्ट से एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इट मींस अभी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है, थोड़े से ही प्रोडक्ट बने हैं, रिएक्टेंट्स की अमाउंट बहुत ही ज्यादा है, तो उस केस में आप कहोगे कि बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर फेवरेबल और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट। तो ये आप ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है ये हमें प्रिडिक्ट करती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। हम देख के बता सकते हैं वैल्यू को कि रिएक्शन आपकी कहां तक पहुंच चुकी है एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तब तक स्टूडेंट्स आप जो मैंने आपको आज रिलेशन कराया केपी और केसी का, उस पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए और जो आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है, उसको आप अच्छे से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रिवाइज कीजिए। थैंक यू।